अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम बहुत ही अहम और दिलचस्प खबर लेके आ रहे हैं। एक तो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में अफराज खटक साहब, जो कि एक बहुत ही नॉन पॉलिटिकल लीडर हैं, इसके अलावा उनकी इंसानी हकूक़ के लिए और जमहूरियत के लिए खिदमात हैं, उन्होंने और एक वो बहुत क्रेडिबल वॉइस हैं, और उनके साथ एक और जो डिजिटल राइट्स के लिए बहुत काम करती हैं, आज़ादी इज़हार राय के लिए बहुत काम करती हैं, फ़रिया अज़ीज़ ने, जो ख्वाजा अहमद हुसैन साहब जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ज़रिए ये सुप्रीम कोर्ट में वो सदारती आर्डिनेंस चैलेंज कर दिया है जिसने अमेंडमेंट की थी और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ा को दोबारा से वन मैन शो वाली पावर्स दी थी। तो वो उस पर हम आपको बताएंगे कि वो क्या बेसिस हैं इस आर्डिनेंस को चैलेंज करने की। इसके अलावा अब हमें बार बार बताया जा रहा है कि मिसाक़े जमहूरियत में हमने तय किया था एक वफाकी आइनी अदालत कायम करेंगे, तो उस वो वक्त आ गया, बनानी है। ठीक है जी, बड़ा आपको आ रहा है वो IVF वफाकी आइनी अदालत। तो उसी मिसाक़े जमहूरियत में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ साहब, जो कि इस वक्त नून लीग के सदर भी हैं, उनके दरमियान लंदन में साइन हुआ था। उसकी दीगर शिकों में फ़ौज के किरदार के बारे में भी था। क्या फ़ौज के और एजेंसियों के उस किरदार को कर्टेल करने के लिए इस पार्लियामेंट ने कुछ करने की कोशिश की है? उसके लिए कोई जल्दी नहीं है। असल ताकत तो उनके पास है, उनके आगे तो ये पार्लियामेंट भी रबड़ स्टैम्प बनी हुई है। ये इस 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा तक तो खुद तैयार कर नहीं सकते, वो भी पता नहीं। ठीक है, वज़ीर कानून कहते हैं कि वो मेरे हाथ आया, और फिर ज़राए भी वजारत कानून के बताते हैं कि वो जुमे को मिला था। तो कहाँ से मिला था? तो जहाँ से मसवदे मिल रहे हैं उनके आगे आपकी आवाज़ नहीं निकल रही, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट, यही इल्ज़ाम है ना। तो फिर अदलिया के पीछे आप भागे भागे फिर रहे हैं कि हमने अदलिया के हाथ में अपनी दाढ़ी नहीं देनी। तो जिनके हाथ में आपकी फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें हैं, उनके बारे में क्या करेंगे? ठीक है, तो ज़रा सुनिए कि उसके बारे में क्या था जो मिसाक़े जमहूरियत था। ठीक है, उसमें इन्होंने किस तरह से क्या था। मतलब ये आप खुद एक पोल करवा लें, ये पार्लियामेंट खुद खड़े होकर कह दे कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट से डिक्टेशन नहीं लेते, हम बालादस्त हैं, ये कह के देख लें, एक रेजोल्यूशन ला के दिखा दें, बात करके देख लें फ़ौज के किरदार पर, किस तरह से इस पार्लियामेंट की इज़्ज़त पामाल की गई, जिस तरह रेड करके पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से अगवा किया गया और 100 कॉल्ड गिरफ्तारियाँ डाली गई। वहाँ पर क्या हुआ अब तक? ये बढ़िया नहीं, हमने लेजिस्लेशन करनी है, वफाकी आइनी अदालत बनानी है। क्यों? क्योंकि जी मिसाक़े जमहूरियत में हमने तय किया था, दोनों पाकिस्तान की बड़ी जमातों ने। तो अब उसी मिसाक़े जमहूरियत में, ठीक है, इन्हीं बड़ी जमातों ने फ़ौज के बजट, खुफिया यानी कि ISI और MI के सियासी विंग्स को ख़त्म करने, और उनको फ़ौज को और ISI को और इन इदारों को हुकूमत और पार्लिमान के सामने जवाबदेह बनाने की बात की थी। ठीक है, और इस मिसाक़े जमहूरियत पर ये दस्तखत हैं। ठीक है, अब ज़रा हम बताते हैं कि वो क्या इन्होंने लिखा था मिसाक़े जमहूरियत में। मिसाक़े जमहूरियत में लिखा गया था जनाब कि MI, ISI और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियाँ बिल तरतीब वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट, वज़ारत दिफ़ा और काबीना डिवीज़न के ज़रिए मुंतखब हुकूमत को जवाबदेह होंगी। मुतल्लिका वज़ारत की तरफ से सिफारिशात तैयार करने के बाद इनके बजट को काबीना की दिफाई कमेटी मंजूर करेगी। तो ये बजट ये मंजूर कर रहे हैं, ऑडिट कर सकते हैं उनके बजट का। ये तो वो जिसे कहते हैं FWO का जो बजट आया उसमें ही सारा कुछ ऊपर नीचे हो गया कि उन्होंने इतने अरब तो पता नहीं कौन सी चैरिटी में दे दिया, जिसके ना कुछ चेक हैं और ना कोई रसीदें हैं, किस बुनियाद पे कहाँ पर दिए, कौन सी चैरिटी की। ठीक है, ये बजट बनाएंगे। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों के सियासी विंग्स ख़त्म किए जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पर ISI MI फ़ौज के सियासी विंग्स ख़त्म हो गए? क्या कोई आज सियासत में मुदाखलत नहीं है फ़ौज की? ये पार्लिमान कह सकती है? मियाँ शबाशी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के और हाउस के गैराज में जाकर सलूट मार के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल करते हैं फ़ौज के सियासी विंग्स जिन्होंने एजेंसियों को ख़त्म करनी है। ठीक है, फिर आ कहते हैं कि मुल्क के दिफा और सलामती के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों में इजाफा कम करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। ठीक है, इन एजेंसियों में सीनियर ओहदों पर तमाम तकर्रियाँ मुतल्लिका वजारतों के ज़रिए हुकूमत की मंजूरी से होंगी। सीनियर ओहदों से मुराद है कि मतलब लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल और आर्मी चीफ और कोर कमांडर लाइक, या आप कह लें कि DGISI, इन ओहदों पर वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत की मंजूरी से की जाएगी वजारत दिफा के ज़रिए। और वजारत दिफा के ख्वाजा आसिफ साहब की आपने हालत देखी है कि कितनी उनकी हैसियत है। मिसाक जमहूरियत में यह भी कहा गया था कि फ़ौजी ज़मीन की अलाटमेंट और कंटोनमेंट वजारत दिफा के दायरा कार में आएंगी। ठीक है, ये जो DHS को ज़मीनें उठा के अलाट की जा रही हैं, कौन से उसमें आ रही हैं? ये जो कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर 48 लाख एकड़ ज़रूरी रकबा हवाले किया जा रहा है। ये अभी मुनाल की ज़मीन वापस ली है तो पता चला उन्होंने पीछे हरीपुर में सारी ज़मीन मांग लिया, ये दे दो मारगला की बैक साइड पे। लोग रोते फिर रहे हैं कि भाई हमारी जान छोड़ो। ठीक है, ये इनकी हालत है। फिर ये भी है कि 12 अक्टूबर 1999 से लेकर अब तक रियासती अराजी के अलाटमेंट के तमाम मामलात बशमूल फ़ौजी, शहरी और ज़रई अराजी की अलाटमेंट के तमाम अमूर के साथ ज़मीन की अलाटमेंट के ऐसे तमाम असूलों, ज़ाब्तों और पॉलिसियों के जायज़े, छानबीन और जायज़े के लिए एक कमीशन कायम किया जाएगा जो उन लोगों का एहतसाब करेगा जिन्होंने बदनवानी, मुनाफाखोरी और जानबदारी से काम लिया होगा। वो कमीशन कायम हुआ आज तक। 12 अक्टूबर 1999 के बाद से जो फ़ौज को ज़मीनें, रकबे अलाट किए गए कि उनका जायज़ा लेता है कि वो शफाफ तरीके से अलाट हुए कि नहीं, वो किसने किए, कितने में किए, क्या सरकारी ख़जाने को फ़ायदा पहुंचा, नुकसान हुआ, कोई कमीशन बना। ये मिसाक जमहूरियत में लिखा हुआ था इन्होंने। ठीक है, फिर ये भी कहते हैं कि अब आप देखते रहिए। अब इस सब के बाद आप मुझे बताइए, फिर ये भी कहा गया उसमें कि मिसाक जमहूरियत में कि एक कमीशन कारगिल जैसे वाक़यात की वजूहात का भी जायज़ा लेगा और ज़िम्मेदारों का तयन करेगा और इसके रोशनी में सिफारिशात पेश करेगा। अब बताइए, कारगिल जंग के ऊपर आज तक कोई कमीशन बना? यहाँ पे कोई बात हुई, कुछ हुआ उसके ऊपर? क्या कर लिया इन्होंने? मुझे बताइए ना, क्या कर लिया? हमें बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं, आईनी अदालत कायम करनी है, आईनी अदालत कायम करनी है। कहाँ पे है वो आईनी अदालत? क्या कर लिया उस आईनी अदालत ने? दिखाइए ना। उस आईनी अदालत की ज़रूरत अब पड़ी है, इसलिए पड़ी है, पहले क्यों नहीं कायम की? 2008 से ये जमातें हुकूमत में हैं। क्यों? क्योंकि अब अपना लाडला काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस जो कुछ डिलीवर कर रहा था, वो खदशा है कि वो शायद जस्टिस मंसूर अली शाह डिलीवर नहीं करेंगे। ठीक है, तब कह रहे हैं कि अदालत का निज़ाम ही तबाह कर दो। अब वो जो सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सो कॉल्ड मोनूमेंट के लिए वो खंडरात बन रहे हैं, जिसको हम इंसानी और बुनियादी हकूक़ का मकबरा करार देते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ने 13 जनवरी के फ़ैसले को दफन किया है, 8 फरवरी के इलेक्शन को दफन किया है, मिसिंग पर्सनस की पिटिशंस को दफन किया है। ठीक है, जो 2019 से जो पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ौज की गैर कानूनी हिरासती मराकज़ को बंद किया था और इस सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया था, उस मुकदमे को आज तक फ़िक्स नहीं किया, उसको दफन किया है वहाँ पर। ठीक है, पाकिस्तान के आइनी और जमहूरी निज़ाम को वहाँ पर दफन किया है। ठीक है, और अब उनकी ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस मंसूर अली शाह समेत बाकी जजेज़ हैं, उनके जज रहने के और चीफ जस्टिस बनने के इम्कानात को भी वहाँ पर दफन करें और ख़ुद आइनी अदालत इसी सुप्रीम कोर्ट में कायम कर लें और बाहर उन खंडरात पे पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ इन जजेज़ को बिठा दें कि चलो कोड़ी कोड़ी के जजेज़ बन के अब वहाँ पर, ठीक है, फ़ैसले दो और उन्हीं फ़ैसलों पर खुद बैठ के पकोड़े खाओ इंसाफ के। ये है उनकी ख्वाहिश इस वफाकी आइनी अदालत के नाम पर। तो अब ज़रा आप सुनिए कि फिर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब ने अब जो वो उनके लिए सदारती ऑर्डिनेंस ये हुकूमत रातों रात लाई, ठीक है,
और चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब ने 1 घंटा भी नहीं लिया, उसी आर्डिनेंस पर फ़ौरन अमल दरामद करके जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर निकाला और हमारे सबसे अजीम जज जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को फौरी तौर पे इसका रुकन बनाया। तो वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट में भी उस आर्डिनेंस के साथ जो हो रहा है कि जस्टिस जो आलिया नीलम है, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, उन्होंने आज इस बात पर फैसला महफूज किया हुआ है कि सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई हुई है, तो क्या हमें सुनना चाहिए कि नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया हुआ है और कल सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स ये थे कि जी वो ये तो चीफ जस्टिस ने अमल दरामद भी कर दिया इस आर्डिनेंस पर, तो अब हम क्या करें। ठीक है, और चीफ जस्टिस साहब आप खुद ना लगा लें कि उनको तो बहुत जल्दी थी अमल दरामद करने की। तो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन पहले भी आई थी इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने की, ठीक है, लेकिन अब एक और पिटिशन आई है। ये पिटिशन अफराज साहब खटक साहब, जिनकी क्रेडिबिलिटी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, जिनकी जमहूरियत के लिए खिदमात और उन तमाम मामलात को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है, इंसानी हकूक़ के मामलात हों, पश्तून कौम परस्ती के मामलात हों, लापता अफराद के मामलात हों, आइनी मामलात हों, मुल्क में कभी भी जमहूरियत को ख़तरा हो, इन सब में अफराज साहब खटक साहब की क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। इसी तरह फरिया अजीज़ हैं, वो बोलो भी एक डिजिटल राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, वो चलाती हैं, वो भी सहाफ़ियों के लिए पिटिशन्स करती रहती हैं। पीका लॉ के ऊपर उनका बहुत काम है, यानी कि जो भी आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ जो भी इक़दाम होते हैं या डिजिटल राइट्स पे जो भी कदगन आती है, तो फरिया अजीज़ भी उसमें बहुत पेश होती हैं, वो हमेशा मुज़ाहमत करती हैं। तो इन 2 क्रेडिबल नामों ने अब एक पिटिशन की है और उनके जो वकील हैं वो भी क्रेडिबल नाम है, ख्वाजा अहमद हुसैन साहब। उन्होंने ये पिटिशन ड्राफ्ट की है और आज ये पिटिशन दायर हो गया सुप्रीम कोर्ट में। लगती है नहीं लगती है, अब ये तो बड़ा ही दिलचस्प मामला होगा, लेकिन जो उन्होंने पिटिशन किया हम उसके अहम निकात आपको बता दें, क्योंकि वो बहुत अहम है। इस अदालत में जो चीफ जस्टिस कादी फायसा को जो फ़ायदा पहुंचाया है इस्टेब्लिशमेंट और उनकी ये इंस्टॉल करदा हुकूमत ने सदर आसिफ अली जरदारी से आर्डिनेंस जारी करवा कर, वो ज़रा बहुत अहम है। तो उसमें जो सवाल अब उठाए गए हैं, उन्होंने कहा जी कि ये अवामी मुफाद का मामला है, इसलिए हम बरह रास्त सुप्रीम कोर्ट आए हैं। और उसमें अब आपको ये देखना चाहिए कि क्या वफाकी हुकूमत ने ये आर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत की है, अदलिया की खुद मुख्तारी में मुदाखलत की है, ठीक है, और क्या ये आर्डिनेंस एक मखसूस जज को निकालने के लिए, यानी कि जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालने के लिए लाया गया था, और ये आर्डिनेंस चीफ जस्टिस कादी फैसा को, ठीक है, ज़्यादा इख्तियारात दिलवाने के लिए लाया गया था, ठीक है, और क्या इस आर्डिनेंस से अदलिया की खुद मुख्तारी कमज़ोर हुई है, उस पर जिसे कहते हैं ज़रब लगी है, ठीक है, और क्या इस आर्डिनेंस का मकसद जो एक जज को नुकसान देना और एक को फ़ायदा पहुंचाना था, कमेटी को की कंपोजिशन तब्दील करवा कर, ठीक है, और उसके मेंबर्स की कंपोजिशन तब्दील करवा कर, यानी कि जस्टिस मुनीब अख्तर को निकलवा कर जस्टिस अमीनुद्दीन को लाकर, तो क्या ये इसका मकसद था, ठीक है। उसके अलावा इसमें इस पिटिशन में जो 18 जुलाई का था जो कमेटी की मीटिंग, जिसमें चीफ जस्टिस कादी फैसल और जस्टिस मुनीब अख्तर में बाकायदा तलखी हुई थी, ठीक है, जिसमें चीफ जस्टिस कादी फैसल जब जस्टिस मुनीब अख्तर से बदतमीज़ी की तो उन्होंने भी जवाब में कहा कि आई एम अ जज ऑफ द कोर्ट, आप मुझसे तमीज़ से बात करें, मुझे बात पूरी करने दें, ठीक है, और बाद में मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी साबित हुआ कि किस किस्म का उस कमेटी में तलखी हुई और फिर चीफ जस्टिस ने डिसेंटिंग नोट दिया और वो उसमें माइनॉरिटी में रह गए, और ये पहली दफ़ा थी जब कमेटी में चीफ जस्टिस कादी फैसल माइनॉरिटी में गए, ठीक है। तो क्या उस लड़ाई के बाद फिर चीफ जस्टिस कादी फैसल की उस माइनॉरिटी को देखते हुए फिर उनको एम्पावर करने के लिए हुकूमत, क्योंकि ज़ाहिर बात है हुकूमत को चीफ जस्टिस कादी फैसल तो उनकी आंखों के तारा हैं, ये लाई गई। फिर वो जो कहते हैं कि क्या इस अमेंडमेंट के ज़रिए क्या चीफ जस्टिस कादी फैसल के दोबारा इख्तियारात दिए गए, उनके इख्तियारात में इजाफ़ा किया गया, ठीक है, कि वो अब, और वो ये भी कहते हैं कि क्या इस ऑर्डिनेंस के तहत जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब 2023 में जो फ़ैसला लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, इसके ज़रिए जो कमेटी बनेगी उससे अदालती मामलात में शफाफियत आएगी, जमहूरियत आएगी, एतमाद बढ़ेगा आवाम का, उसका खुद मुख्तारी आएगी, ठीक है। तो और उससे चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने भी इत्तफाक किया था, ठीक है। तो अब वो क्यों समझते हैं कि वो जमहूरियत नहीं रहनी चाहिए और उनको वो आमराना इख्तियारात मिलने चाहिए। और ये भी था कि वो जो उस वक्त जो तरमीम लाई गई थी, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाली जो कानून पास किया गया था, उसका मकसद ये था कि अदालत में वन मैन शो ख़त्म किया जाए कि जो चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है, मर्ज़ी का बेंच बनाए, मर्ज़ी का फ़ैसला निकलवा ले। तो उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था। तो अब क्यों फिर दोबारा वन मैन शो की तरफ जाया गया है? अब इस सब के बाद जो फिर ये तमाम बातें करके फिर इसको जो किन बुनियादों पर के इस पिटीशन को, इस कानून को वो समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जी ये आर्टिकल 175(3) जो है आइन का, वो कहता है कि जी अदलिया और एग्जेक्टिव अलहदा उनके इख्तियारात होंगे, वो उनमें इख्तियारात की तकसीम अलहदा करता है, उनमें तवाज़ुन पैदा करता है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि ये उसकी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है और खुल्लम खुला एग्जेक्टिव ने अदलिया में मुदाखलत की कोशिश की है, अदलिया के इंतज़ामी मामलात में, इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए कि अदलिया किस तरह काम करेगी, अदलिया की वर्किंग के ऊपर उन्होंने ये एक किया है ताकि अदलिया को कमज़ोर किया जा सके, अदलिया की खुद मुख्तारी को कमज़ोर किया जा सके। तो इसलिए ये जिसे कहते हैं, इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि ये अदलिया की खुद मुख्तारी पर एक हमला भी है और इंसाफ की फराहमी के निज़ाम पर भी एक हमला है और ये खिलाफ वर्जी है आर्टिकल 4, 9, 10, 10A और 25 की जो आइन का यानी कि शफाफ ट्रायल का जो आर्टिकल है। फिर वो ये भी कहते हैं कि अदलिया की खुद मुख्तारी एक सैलिएंट फीचर है आइन पाकिस्तान का, ठीक है, और उसका हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उसको हर हाल में उसका दिफा करना चाहिए। और ये क्योंकि ऑर्डिनेंस उस जिसे कहते हैं अदलिया की खुद मुख्तारी के ऊपर एक हमला है, तो फिर उसका दिफा बहुत ज़रूरी है कि इस ऑर्डिनेंस को ना चलने दिया जाए। यानी कि फिर वो ये भी कहते हैं कि एक फुल कोर्ट ने 2023 में जब उस एक्ट को मंजूर कर दिया, एंडोर्स कर दिया, तो अब ये ऑर्डिनेंस लाकर उस फुल कोर्ट के फ़ैसले के भी ख़िलाफ़ जाया जा रहा है, ठीक है। और फिर वो ये कहते हैं कि ये आर्टिकल जो 89 है, ठीक है, उसके तहत भी जो ऑर्डिनेंस है वो पास तब होना चाहिए जब सेनेट और सुप्रीम और कौमी असम्बली दोनों का सेशन ना चल रहा हो, लेकिन यहाँ पर इसकी भी खिलाफ वर्जी की गई है, ठीक है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि लाइक उस फैसले में ये करार पाया था, बहुत सी जगह पाया है कि ऑर्डिनेंस के तहत, ऑर्डिनेंस सिर्फ उस वक्त आएगा जब बहुत ही गैर मामूली हालात हों और बहुत ही जल्दी हो, बहुत ही एमरजेंसी हो, तो उसमें ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। कभी पार्लियामेंट का सेशन बुला के, यानी कि कोई कानून साजी नहीं होती। और यहाँ पे कहते हैं कोई ऐसी एमरजेंसी नहीं थी मुल्क में, कोई गैर मामूली हालात नहीं थे, तो फिर क्यों ये ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत पड़ी। तो उसके बाद जो अब अदालत से जो इस्तदा की गई है वो है कि इस ऑर्डिनेंस को आर्टिकल 89 की खिलाफ वर्जी करार देते हुए फौरी तौर पर कालेदम करार दिया जाए। इसके अलावा जो सेक्शन 2 है ऑर्डिनेंस की, कमेटी की तश्कील 9 के लिए जो चीफ जस्टिस को इख्तियारात मिले हैं वो भी बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, उसको भी कालेदम करार दिया जाए। इसी तरह जो फौरी तौर पे एक इक़दाम लिया गया था उसको रिवर्स करके, ठीक है, और जो ऑफिस ऑर्डर के ज़रिए जो कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी गई और कहा गया कि जी नहीं, जो जस्टिस मुनीब अख्तर बाहर होंगे और जस्टिस अमीनुद्दीन खान मेंबर होंगे, उन्होंने कहा कि उस ऑर्डर को फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है। और इसी तरह यह भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस कादी फाइसा फौरी तौर पे इस जो ऑर्डिनेंस है इसके तहत उस सबको मुअत्तल करके स्टेटस को बहाल करें, जस्टिस मुनीब अख्तर को रीइंस्टेट करें, उनको वापस करके, और जो पुरानी कमेटी है उसको बहाल करें। ये सब कुछ मांगा गया है। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस कादी फाइसा ये करेंगे, लगता तो नहीं है। बहुत दिलचस्प होगा कि क्या वो कल कमेटी में इसको टेकअप करते हैं, अगले हफ्ते के लिए जो कॉज लिस्ट जारी होगी उसको मज़ीद अमेंड करके उसमें ये केस भी फ़िक्स करते हैं, और फिर फिक्स करते हैं तो क्या वो कोई बेंच तश्कील देते हैं तो वो किस किस्म होगा। ये ना अपने आगे लगा लें ना कि उनका इसमें यहाँ पे अपना ज़ाती मुफाद है, उनको आमराना इख्तियारात मिले हैं जो कि लगता है कि वो छोड़ने को अब तैयार नहीं होंगे।
तो फिर उनको तो ये केस नहीं सुनना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह भी ख़त लिख चुके हैं कमेटी को, तो वो भी केस नहीं सुन सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान तो बेनिफिशरी हैं इस ऑर्डिनेंस के, वो कमेटी के रुकन बने हैं, वो भी नहीं सुन सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर किया गया है, वो भी नहीं सुन सकते। तो फिर उन 4 जजों के अलावा फिर क्या बाकी बच जाने वाले जजेज़ में कोई सीनियर जजेज़ का जो आइनी अमूर जानते हों, क्या उनका कोई बेंच तश्कील दिया जाएगा और वो इस ऑर्डिनेंस के ऊपर सुनेगा? सुनना तो चाहिए, क्योंकि अब बहुत बदगुमानियाँ पैदा हो गई हैं और जिस अंदाज़ में 63A लगा दिया गया है, इससे ज़ाहिर होता है कि अज़ाइम क्या थे इस ऑर्डिनेंस के, और उन अज़ाइम को पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ल कितनी तेज़ी से मुतहरिक हुए। और ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की, कितनी बड़ी बदकिस्मती है और कितना बड़ा सवालिया निशान है चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ल की साख के ऊपर कि ये पार्लिमान अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ल की तरफ देख रही है कि आप फैसला दें ताकि हम हार्स ट्रेडिंग कर सकें। ये हार्स ट्रेडिंग के लिए चीफ जस्टिस के फैसले के मुंतज़िर हैं, जो उन्होंने 30 तारीख को केस लगाया हुआ है कि उसके बाद हम फ़ौरन झटपट वो सो कॉल्ड 26वीं आईनी तरमीम करके पाकिस्तान में तमाम बुनियादी हकूक़ को तबाह बर्बाद कर दें, अदलिया को दफन कर दें और एक नई आइनी अदालत, जिसे कहते हैं ना, वो ज़ंबील से निकालें और लगा दें। देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।